So Anshul sir, thank you so much for this wonderful presentation. बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अंशुल जी ने कवर किए हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. टैक्स, एल्गो ट्रेडिंग, ऑप्शंस, सभी कुछ का एक समन्वय बनाया है, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की है. सो बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं when we would be getting the chance to listen to our speakers, the guest speakers. So without wasting much of the time, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ द फर्स्ट guest speaker for this evening, Mr. Sandeep Tandon. He's the founder and CIO for Quant Mutual Fund. Can I have a bigger round of applause for him? Thank you. Thank you. संदीप सर के बारे में हम लोगों ने सुना कम है, देखा ज़्यादा है. उनकी परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस इन मैनेजिंग द फंड्स, तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आज इनको हम लोगों ने देखा बहुत है, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इन्हें सुनेंगे. सर, ओवर टू यू. थैंक यू. ऑन है. इसको एनलार्ज कर देंगे. या परफेक्ट. नो प्रॉब्लम, थैंक्स. सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तो अंशुल जी ने कुछ बातें करी रिस्क मैनेजमेंट को लेके. मैं उस टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाता हूं और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं. हम कैसे बहुत सारी चीजों के मिथ ब्रेक करेंगे आज. ओके जो चीजों से हम लोग बहुत सारे से रिश्ता बना लेते हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही सिखाया गया, ऐसा ही करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. और ह्यूमन साइक के बारे में बात करेंगे कि मार्केट क्या है, ह्यूमन साइक है. पूरा जो डिमांड सप्लाई का मार्केट है उसमें कौन, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है. ओके तो ह्यूमन बीइंग्स के कैसे इमोशंस होते हैं, उसको मैथमेटिकली हम कैसे डीकोड कर सकते हैं. ओके हम लोग फियर ग्रिड की बात करते हैं. क्या आप फियर ग्रिड को क्वांटिफाई कर पाते हैं? आप फील तो कर पाते हैं लेकिन क्वांटिफाई नहीं कर पाते. हम उस सब चीज़ों पे बात करेंगे कि ह्यूमन साइक को बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि इसको अपने लाइफ में कैसे अडॉप्ट करें और उसको अडॉप्ट करके आप अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं. डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं. बीइंग रेलेवेंट हमारा फिलॉसफी है. हर आदमी अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करता है. ओके एंड इट्स नॉट इजी टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ रेलेवेंट एट ऑल गिवन पॉइंट इन टाइम. जब मैं रेलेवेंस की बात करता हूं लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है. यस बहुत डिफिकल्ट टास्क है. अगर आप देखें लिमिटेड लोग रेलेवेंट है. मिस्टर बच्चन इज स्टिल रेलेवेंट एट द एज ऑफ 82. ओके if you leave the political figures, how many limited people in corporate worlds are relevant today? एज डिके होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हर आदमी अपने आप को रेलेवेंट रख नहीं पाता है. तो अगर ये डिटर्मिनेशन रखेंगे कि हम मार्केट में अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो लोग गिव अप मार के निकल जाते हैं. तो ये पूरी थीसिस पे हम लोग थोड़ा काम करते हैं. ये देखिए काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम है. हाँ प्रेजेंटेशन तो मेरा प्रॉपर है. स्क्रीन क्यों हो गया, आना चाहिए ना. एक सेकेंड ये डाउन करेंगे. जब तक इनको सेट करते हैं हम थोड़ा बात करते हैं आपसे. आ जाए तो ठीक है.
बंद कर देते हैं। नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे है। एक सेकंड बस, एक मिनट रुकिए। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके ओके बस परफेक्ट है। ओके सो हम लोग बिहेवियर बात कर रहे थे कि किस तरह हम लोग बिहेवियर को, पहले 2-3 चीजों पे मैं मिथ पे बात करता हूं। ओके हम लोग को एक बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है, लॉन्ग टर्म। ओके हम तो लॉन्ग, आपका लॉस हो गया, हम तो लॉन्ग टर्म है। ओके जो लॉन्ग टर्म की जो फिलॉसफी है वो इतनी मिसयूज करी गई है इस कंट्री के अंदर। हर आदमी आपको एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव दे जाता है। लॉन्ग टर्म और डिकेड का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ओके आप इतना समझ के चलिए, लॉन्ग टर्म एसेट क्लासेस लॉन्ग टर्म है, आप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, कोई स्टॉक और सेक्टर लॉन्ग टर्म नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, हम लोग हिंदुस्तान लीवर ले लिया है, लॉन्ग टर्म है। ओके मैंने एशियन पेंट लिया है, लॉन्ग टर्म है। स्टॉक सेक्टर लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। अगर 1958 का अगर हम सेंसेक्स निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या स्टॉक्स थे 1958 में जब सेंसेक्स आया था, तो वो शायद कोई कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती आज की तारीख में। अब 1990 के सेंसेक्स, और सेंसेक्स होता तो ब्लू चिप कंपनी होती, ये सारी ब्लू चिप्स कंपनीज आपके पास थी पोर्टफोलियो में। 1990 का पोर्टफोलियो निकालेंगे तो शायद 2-1 कंपनी टिस्को निकल आएगा या 1-2 कोई और कंपनी निकल सकती है। 2000 का भी सेंसेक्स का डेटा निकालेंगे तो शायद आज की तारीख में 4 या 5 कंपनी होंगी। तो अगर सेंसेक्स के अंदर ब्लू चिप कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं 50 साल बाद, 40 साल बाद या 20 साल बाद, ओके अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमको पहले 2-3 चीजें समझ में चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म तो है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, एसेट क्लासेस लॉन्ग टर्म है, सेक्टर और स्टॉक लॉन्ग टर्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग मार्केट टाइमिंग्स की भी बात करेंगे, हम थोड़ी देर में उस पर आएंगे कि कैसे अपने को इस पजल को सॉल्व करना चाहिए। अगर हम सिर्फ टाइमिंग की बात करें खाली, तो ट्रेडिंग के एंगल से बात नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी बात करूंगा। तो मेरा बैकग्राउंड है कि हम लोग अपना एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, ओके, और बहुत डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट रन करते हैं। 3 साल पहले हमने एस्कॉर्ट से एक कंपनी को टेक ओवर किया था। वैसे 2018 में किया था, लेकिन 2 साल लगा उसको एडजस्ट करते करते। तो अगर आप देखेंगे मार्च 2020 में हम लोग कुछ 36 करोड़ के टर्नओवर अपना AUM पे थे। आज 21,500 या 600 करोड़ के हम AUM पे पहुंचे हुए। और हम इस चीज को थीसिस बताएंगे कि किस तरह से डायनेमिक स्टाइल काम करती है। जब हम लोग बात करते हैं ना कि हम तो बहुत, मार्केट तो बहुत डायनेमिक है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, डेटा रोज चेंज होता है, बट हमारा मनी मैनेजमेंट का स्टाइल चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म है। हम स्टैटिक चीजों में बिलीव करते हैं। जो स्टैटिक थीसिस पे काम करते हैं वो हमको आउट परफॉर्मेंस नहीं जनरेट करता, हमको अल्फा जनरेट नहीं करता है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है रोज का, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, हमें अपनी थिंकिंग को भी रीबैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको मिथ से स्टार्ट किया कि लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म को पहले आप हटाइए दिमाग से, ओके। अपॉर्चुनिस्ट बनिए, अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज करना है उस चीज को हम बात करते हैं। ये हमारी वेरियस स्कीम्स हैं, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, ओके। अब हमारा जैसे इंस्टीट्यूशन है, हम लोग किस तरह इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको इसको ब्रेक करना चाहूंगा। देखिए आज की तारीख में डेटा इज गॉड। जो डेटा नरेटिव, और नरेटिव और डेटा में बहुत अंतर होता है। अगर हम लोग बात करें मार्केट में, टीवी के ऊपर एक स्टोरी चल रही होती है, ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया, इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉल्यूम्स हैं, इसके अंदर FIS की बाइंग है, दुनिया में ये हो रहा है। हम इस चीज को डिनाई नहीं करते हैं, आप समझिए। लेकिन जो नरेटिव बिल्ड हो जाता है, 10 लोगों की रिपोर्ट्स आ गई, बेस्ट कमेंटेटर आके वही ज्ञान आपको देके गए, तो नरेटिव बहुत अलग बिल्ड होता है और डेटा कुछ और होता है। जिस दिन आप इसको नरेटिव और डेटा को अलग करना सीख जाएंगे, आप बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। क्योंकि नरेटिव के पीछे मत जाइए। आज क्या होता है, मैक्सिमम लोग कहां चढ़ते हैं, बाजार में 30% का रैली आ गया, सब एक्साइटेड होते हैं। टॉप के ऊपर हर आदमी यूफोरिक होता है, उसको एंड एग्जैक्टली टॉप के ऊपर एवरीबडी सक्ड इन, और बॉटम आता है 30% गिर गया, 20% गिर गया बाजार, पीपल गिव अप, कैपिचुलेशन, आई वांट टू मूव आउट फ्रॉम द मार्केट। तो ये पूरा ह्यूमन साइक को हम जो डिकोड करते हैं, किस तरह आप इस अपने को अपने फेवर में साइकिल को प्ले आउट करते हैं। तो हम बहुत अच्छे से इसको लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज अवर रिलीजन एंड डेटा इज गॉड।
अगर हम लाइफ में हर चीज को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करें, हर आदमी अपने अपने सेंटिमेंट्स लेके बैठा है, हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है, प्री कंसीव नोशंस हैं, जैसे मैंने आपको बोला ऐसा ही होता है, हमको तो ऐसा ही बताया गया, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वक्त के साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं। ओके, तो हम लाइफ में अगर हर चीज को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करें नंबर्स के साथ, अगर ये सिनेरियो है तो ये नंबर्स हैं, अगर ये है तो ये नंबर्स हैं, अगर हम उसको चेंज कर पाए तो आप विनर हो। आप उसके साथ बह गए उसके बहाव में तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी को क्लैरिटी के साथ रखो और जो जो अपनी सब्जेक्टिविटी है उसको डस्टबिन में डालो। जो आपको बोलते हैं ना, आज कुछ चीजों का बुरा नहीं मानना, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं तो आपको समझेगा। ये जो सब्जेक्टिविटी होती है ना कि मेरा व्यू है, मेरे को बताया गया है, ऐसी CLSA की रिपोर्ट आई है, CSFB की इस तरह रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर मत जाइए। वो सब नैरेटिव बिल्ड होता है मार्केट में। कुछ चीजें सही होती हैं, अगर आप अर्ली स्टेज पे कोई चीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर हम स्टोरी में जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो हम लोग उसको बहुत क्लैरिटी के साथ ईजी नहीं होता है बट कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि हम लोग म्यूचुअल फंड हाउस जरूर हैं, बट हम लोग उसको म्यूचुअल फंड की तरह नहीं चलाते, हम डेटा एनालिटिक्स की तरह चलाते हैं। ओके, तो पूरा डेटा एनालिटिक्स फॉर्म है, डेटा इज गॉड। अगर हम डेटा को डीकोड करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको इसका पर्सपेक्टिव भी रखूंगा कि कैसे हम इसको डीकोड कर पाते हैं। ओके, तो 2 मिनट में बात करूंगा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट थीसिस है। व्हाट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स? ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं है दैट वी आर प्रेडिक्टिंग मार्केट। ओके, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टमार्टम एनालिसिस। हम लोग मैक्सिमम चीजें क्या करते हैं, पेपर में मैंने कुछ पढ़ लिया, आज कोई रिसर्च रिपोर्ट आ गई, कल कॉन्फ्रेंस कॉल थी, अनाउंसमेंट हो गया, पोस्टमार्टम एनालिसिस सब लोग करके देंगे, न्यूज़पेपर भी छापेगा, एनालिस्ट भी छापेंगे, हम सब लोग पोस्टमार्टम एनालिसिस करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ओके, और जब आप पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हो, यू कैन फील वेरी सेटिस्फाइड कि बॉस बेस्ट ऑफ द एनालिस्ट का भी यही व्यू है, तो आई एम राइट। बट यू माइट बी राइट, बट इट इज फैक्टर इन द प्राइस। तो हमारा पूरा थीसिस होता प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का। अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ये भला क्या चीज है? ओके, तो अगर हम इसको हर चीज को, हम लोग ऐसा कंपनी का नाम जैसे हमारा क्वांट है, तो हम लोग हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं। वी क्वांटिफाई एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेंटिमेंट्स। ओके, जब हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करते हैं, जैसे बचपन में अपना एक ड्राइंग बुक होती थी आपके लोअर केजी स्टैंडर्ड में। ओके, वो डॉट्स को कनेक्ट करके पिक्चर बिल्ड होती थी कि वो कहीं एलिफेंट हो गया, कहीं हाउस हो गया। आप जैसे वो अपर केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं तो वो पिक्चर बड़ी हो जाती हैं। अब थर्ड स्टैंडर्ड तक आते हो, पजल्स आ जाती हैं, आप उसको डॉट्स कनेक्ट करते हो पजल्स को, तो कुछ गेम्स के फॉर्म में बिल्ड होता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को हम उसी तरह से समझाते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली मल्टीवेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं, तो डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं कि पिक्चर कैसी दिखती है आज। और जितने ज्यादा डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ डेटा, लैक्स ऑफ डेटा ग्लोबली, उसकी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो डेटा को कैप्चर करते हैं। सेंटिमेंट डेटा हो, जियोपॉलिटिकल वॉलिटी का डेटा हो, कोई भी तरह का डेटा एनालिटिक्स को हम लोग यूज करते हैं। अगर हम इस नंबर्स को आज डॉट कनेक्ट करके देखें तो लगता है क्या पिक्चर बन रही है। डेटा डॉट चेंज होता है, मे बी 1 महीने बाद वापस कनेक्ट करेंगे, अब क्या लगता है? तो हमको अपना कुछ नहीं लगता है, डेटा से जो दिखता है उस पर रिएक्ट करते हैं। ओके, तो पिक्चर बिल्ड होती है और पिक्चर वक्त के साथ बदलती भी है, तो इसको हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं है प्रेडिक्ट, वी डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। ये फोरकास्ट नहीं है, डॉट कनेक्ट करने की एबिलिटी, हाउ वेल यू कनेक्ट द डॉट एंड देन सी। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो फंडामेंटली हूं, और मैं बहुत चीजों पे ओपनली कमेंट्स करता हूं ताकि आपको समझ में आए। कोई एक चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती लाइफ में। ओके, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि फंडामेंटल एवरीथिंग, बस लाइफ में सब कुछ फंडामेंटल है। ओके, जो तरह की हम लोग बातें करते हैं वो हम लोगों को गलत चीजें सिखा गई, फंडामेंटल। अरे बॉस लाइफ में सब कुछ फंडामेंटल है। बात हम कहां करते हैं? नंबर्स की, वैल्यूएशन एनालिटिक्स की हम बात करते हैं कि ये मल्टीपल होना चाहिए, ये अर्निंग्स होनी चाहिए। तो हम लोग वैल्यूएशन के नाम पे बिल फाड़ देते हैं फंडामेंटल का। लाइफ में सब कुछ फंडामेंटल है। तो कुछ लोग बोल देते हैं, डीमीन कर रहे हैं, वो चार्टिस्ट है, चार्ट वाले लोग हैं। अरे वो तो डेरिवेटिव्स है, वो ट्रेडर है। ओके, हम लोग किसी को डीमीन नहीं करते हैं। दुनिया में ना करेंसी ट्रेडर, एक अच्छा करेंसी ट्रेडर 30 और 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है।
लोगों का करियर यहाँ स्टार्ट नहीं होता है 30-35 साल में मार्केट में, वहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं। उस लेवल का रिफ्लेक्सेस पॉइंट होता है। ओके, तो हम किसी को डिमीन नहीं कर सकते कि वो चार्टिस्ट है या वो ट्रेडर है। जो ट्रेडर करेंसी को ट्रेड करता है उसका इतनी डीप नॉलेज होती है ग्लोबल मैक्रो के ऊपर, जो बेस्ट ऑफ द ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट को नहीं होती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो प्रैक्टिकल आदमी है, उसको यूज करता है, उससे वो पैसा बनाता है अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव हम लोग लेके आते हैं कि हमें हर चीज को कंबाइन करना है। किसी चीज को ये नहीं देखना है कि ये बेकार है, ये काम का नहीं है, ये तो समझ में नहीं आता है, हमें तो इतना आता है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हम इसके बियॉन्ड नहीं देखेंगे। तो मेरा इस तरह का व्यू है, आप मल्टीपल चीजें देखिए तब आपको आंसर मिलेगा। आप सेलेक्ट चीजें देखेंगे तो आप अपने बायसेस लेके आएंगे। ओके, और वो बायसेस से आप पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थीसिस पे काम करते हैं। अंशुल जी बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, हर आदमी आपको रिस्क समझाया जाता है, इतना रिटर्न आएगा, इतना हमने रिटर्न जनरेट किया, या इतना मेरा XIR है, या ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, और कोई भी आके वेल्थ मैनेजर आपको भेजेगा, ब्रोकर आके भेजेगा, हर आदमी एक पर्सपेक्टिव बेच के जाता है रिटर्न्स की बात करने के लिए। ये रिटर्न्स का पोटेंशियल हर आदमी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। आपका LIC एजेंट भी आएगा, वो बताएगा इसमें इतना रिटर्न्स भी आ सकता है। आपका कोई भी इन्वेस्टर का अगर हम देखेंगे तो सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करते हैं और वहीं गलती हो जाती है। जिस दिन आप रिटर्न से हट के अपना रिस्क को सोचना स्टार्ट करेंगे, आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो दैट्स द रीजन वी राइट वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाय प्रोडक्ट। जिस दिन आपने रिस्क को मैनेज करना सीखा, ओके, उस दिन आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, इसको मैं 2 मिनट और बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रोकिंग माइंडसेट और ट्रेडिंग माइंडसेट के भी इन्वेस्टर्स हैं। तो जो लॉन्ग टर्म रिस्क होता है उसको मैनेज करना आसान होता है। 10 साल का रिस्क, 15 साल का व्यू, कि 10 साल के रिस्क, अगर किसी का 10 साल का पोर्टफोलियो पे व्यू है तो लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेज करना बहुत रिलेटिवली आसान है। जो ट्रेडर होता है वो इंट्राडे रिस्क मैनेज करता है, शॉर्ट टर्म रिस्क मैनेज करता है, वो रिस्क ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप वो रिस्क मैनेज करना सीख गए तो यू विल बी वेरी गुड ट्रेडर और वेरी गुड इन्वेस्टर ऑल्सो। ओके, और मैं बहुत ज्यादा वैसे इंट्राडे को एनकरेज नहीं करता हूं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको सिर्फ रिस्क के एंगल से देखे कि मैं रिस्क कैसे मैनेज करता हूं, तो शॉर्ट टर्म रिस्क आर डिफिकल्ट टास्क। अगर आप वो रिस्क मैनेज करना अच्छे से सीखे तो आप अपना पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, चाहे आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, चाहे आपका F&O का पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज करेंगे। हर आदमी की रिस्क से रिलेटेड एक एपेटाइट होती है, वो समझ में आना चाहिए। इवेंट होने के बाद रिस्क के डेटा स्पाइक करके उसका रेलेवेंस नहीं है। तो अगर हम इस चीज को समझ पाए कि हमें कैसे रिस्क मैनेज करना है, हम बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो संभाल पाएंगे। एक छोटा सा पर्सपेक्टिव हम लोग के बारे में, वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द कंट्री। ओके, एंड ये वैल्यू रिसर्च का एक सेट है जहां पे दे कवर 584 स्टॉक्स। आउट ऑफ 584, top 5 belongs to quant. To give you perspective how we have built this portfolio. उसी तरह से हमारे बाकी पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कोई भी स्कीम निकाल के देखेंगे तो वी आर ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। जैसे हमने शुरू में बात करी कि डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल स्टैटिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट। ओके, पहले हम लोग क्या देखने की कोशिश करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हमको इसको स्ट्रैटेजी के तौर पे लेंगे, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि हम ये करते हैं और ऐसे ही करते आए हैं। ओके, तो आप तेजी का एनवायरनमेंट हो, मंदी का एनवायरनमेंट हो, कोई भी तरह का एनवायरनमेंट हो, आपकी स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि हमको एक तरीके से सिखाया गया और हम एक तरीके से ही करते हैं। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अगर हम इसको एडेप्टिव अल्फा के एंगल से अगर हम मैथमेटिकली ना भी जाएं, अगर हम इसको बोलें कि भाई सिंपल टर्म्स में क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है, लोकल एनवायरनमेंट, व्हेन आई से एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है, ग्लोबल मैक्रो कैसा है, इंडियन मैक्रो कैसा है, कंपनी स्पेसिफिक डेटा क्या है। अगर हम लार्जर पिक्चर को देख पाएंगे तो हम उस चीज को समझ पाएंगे कि हम अगर एनवायरनमेंट को समझ गए तो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे। अगर मार्केट ट्रेंडेड है, अप मूव में है, उसका थीसिस अलग होगा। एकदम डिक्लाइनिंग फेज में या लैक्सलस्टर फेज है, उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा।
क्यों मैं आपको ये बोला, इसके लिए समझना जरूरी है कि हम लोगों को दूसरा मिथ पे हम बात करते हैं इसी से लिंक। हम लोग को सबको लेना सिखाया गया है, एंट्री पॉइंट्स बताई गई है, बहुत अच्छा लगता है। 90% कमेंटेटेड मीडिया पे आके लेने की ही बात करते हैं, 90% पीपुल। 10% आप टेक्निकल एनालिस्ट को हटा दो जो हु विल गिव टू वेज व्यू, बट मेजॉरिटी पीपल आके आपको 90% तेजी, म्यूचुअल फंड वाले हों या कोई भी हो, आपको तेजी का बात करेंगे, लॉन्ग टर्म ही है। ओके, एग्जिट कोई नहीं बताता है। एग्जिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर बाइंग पॉइंट्स। अगर आप जिस दिन एग्जिट समझ गए तो आपने बैटल जीत ली है। आपका एग्जिट पे फोकस ही नहीं होता है, आपका सिर्फ एंट्री पे फोकस होता है। ये पॉइंट अच्छा लगता है, सब लोग लेने की ही बात करते हैं कि यहां अच्छा लगता था, यहां लेना चाहिए था, वो छूट गया। कोई ये आके नहीं बोलता है कि अरे वो बेच नहीं पाए हम। ओके, 30% गिरने के बाद, 40% गिरने के बाद लोग रियलाइज करते हैं अरे वो तो टॉप था उस चीज का। ओके, तो दूसरा मिथ समझिए, जब आप कोई भी शेयर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एग्जिट ऑप्शन होना चाहिए आपके एग्जिट रिस्क एपेटाइट से, आपके टेन्योर के हिसाब से, कि भाई मेरे को 30% निकलेगा तो इतने पीरियड में मैं निकल सकता हूं। और भी कुछ चीजें हम बात करेंगे, बट एक रिस्क का एंगल आप समझिए और आप एग्जिट को समझिए। एग्जिट को भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना अपना बाइंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसी पोर्टफोलियो पे हम लोग बात करते हैं कि डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट से हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एडिंग अल्फा एंड रिड्यूसिंग सब्ट्रैक्शन बीटा, हम रिस्क कम कर रहे हैं। ओके, हमारा पूरा फोकस है कैसे रिस्क को कम किया जाए। रिटर्न्स हमें जनरेट करना है, लेकिन अगर हम रिस्क को कम कर पाए, जो भी तरीके से वेरियस पैरामीटर होते हैं, म्यूचुअल फंड में हम लोग सॉर्टिनो रेशियो देखते हैं, शार्प रेशियो देखते हैं या जेनसन अल्फा देखते हैं, बहुत सारे स्टैटिकल पैरामीटर। आप ट्रेडर होंगे तो आप अपने अलग तरीके से नंबर देखेंगे, बहुत इंट्राडे भी कोई करता है तो वो और नंबर्स पे भी जाता है, कोई स्टैटिकली उस पर डील करेगा। तो हम लोग उसको डिपेंडिंग ऑन दो क्या चीज पे आप ट्रेड करते हो। तो ये पूरा थीसिस पे मैं आपको एक परफॉर्मेंस दिखाता हूं। आप ये देखिए कि हम लोगों ने इसको किस तरह से इसको बिल्ड किया है। ओके, ये कब तक अपडेटेड है? 16 मार्च तक है। ओके, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारा डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट में हमने किस तरह से रिटर्न जनरेट किए हैं। ओके, एंड हर कैटेगरी में वी आर इन द टॉप नॉच। अगर आप आउट परफॉर्मेंस तो अच्छा है, बट मेरे लिए क्या आउट परफॉर्मेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस है क्या रिस्क लेके आपने वो आउट परफॉर्म किया। ओके, आपने ज्यादा रिस्क लेके किया कि कम रिस्क पे किया। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये सॉर्टिनो रेशियो कैसा था, हमारा जेनसन अल्फा कैसा था। उस कैटेगरी में देखेंगे तो वी आर टॉप नॉच इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स। तो रिस्क को समझना जरूरी है, कम रिस्क पे ज्यादा अल्फा जनरेट करना है। ओके, और इस एस्पेक्ट में मैं एक और चीज पॉइंट बोलूंगा। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी चाहिए बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की और आपके अपने पोर्टफोलियो की। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 साल 6 महीने की बात नहीं करिए, 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर कि आपने जो परफॉर्म किया है, क्या वो म्यूचुअल फंड ने उससे अच्छा जनरेट दिया? अगर म्यूचुअल फंड ने उससे अच्छा जनरेट किया है तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, और अगर आपने उससे अच्छा जनरेट किया है तो आपको अपने आप करना चाहिए। ये असेसमेंट सबको करना चाहिए। ओके, बाजार अच्छा होता है तो सब लोग एक्साइटेड होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और बाजार खराब होता है तो गिव अप मार के निकल जाते हैं और दूसरे को ब्लेम कर देने का तो उसके कारण ऐसा हो गया। ओके, जिस दिन हमने ये जो ऑब्जेक्टिविटी की मैं बात करता हूं कि आप डिफाइन करिए, आप अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न्स निकालिए। मार्च आके चला गया, फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या किया, लास्ट 1 साल, लास्ट 2 साल, लास्ट 5 साल, क्या आपने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बीट किया? अगर बीट किया है तो आप अपने आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बीट नहीं किया और सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है तो आपको एक लार्ज पोर्शन प्रोफेशनल लोगों के लिए दे देना चाहिए, और छोटा पोर्शन कभी भी दे देना चाहिए, क्योंकि आपको वो सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास 100 रुपये है और आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो 60-80% आपको प्रोफेशनल, हम नहीं बोलते हमारे पास दीजिए, आप प्रोफेशनल से डील करिए, आपको जो अच्छा लगता है, और वो रिमेनिंग 20-30% आप अपने पास रखिए। आप उससे सीखिए, उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट खुद नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ओके, सीखना भी जरूरी है, लेकिन आपको ये लगने लगे कि अभी हम आपसे नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम सब लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। पॉलिसी हम अपने आप ले लेंगे, म्यूचुअल फंड हम अपने आप कर लेंगे, ट्रेडिंग में हम अपने आप कर लेंगे, जो एक्सपर्टीज नहीं होती है। इसलिए आपको प्रोफेशनल, चाहे आपका ब्रोकर हो, चाहे आपका रिसर्च एडवाइजर हो, लोग हमको रिसर्च एडवाइजरी के लिए फीस पे करनी आनी चाहिए। ओके,
जो आपको सपोर्ट करता है उसको अगर आप 2 पैसा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्विसेज देता है, आपको एडवाइस करता है, आपका पैसा बचाता है और आपको सिखाने का मौका देता है, तो वो पर्सपेक्टिव भी हमें चेंज करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का पूरा पर्सपेक्टिव होता है अरे बॉस मैं क्यों दूं, मेरे को आता है। तो वो पर्सपेक्टिव और चेंज करिए ऑब्जेक्टिविटी के साथ, नंबर्स को क्वांटिफाई करके। 2-3 चीजें, मैं रिस्क मैनेजमेंट पे वापस आता हूं। अब हम बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की हमने इतनी बात करी, अब रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मिटिगेट किया जाए। तो यहां हम कंसेप्ट लाते हैं मल्टी वेरिएंट्स मॉडल का, मल्टी मैनेजर का, ओके, और एक मल्टी फ्रेमवर्क का, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल रिसर्च की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस कंट्री के अंदर दो तरह का मार्केट बटा हुआ है, या तो लोग फंडामेंटल हैं या कोई चार्टिस्ट है, ओके, और तीसरी कैटेगरी अभी आ गई हम डेरिवेटिव्स वाले लोग हैं, ओके। मैं इसके डिस्प्यूट में या इस पे आर्गुमेंट में मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं बहुत सिंपल सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि किस तरह से हम इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाएंगे। तो जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है, वीएलआरटी फ्रेमवर्क होता है, वो एक रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, वो चीजें हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का एक थीसिस था कि किस तरह से हम लोग इसको प्ले करते हैं। 2 मिनट में और बात करूंगा बिफोर। एक इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब हम लोग मल्टी वेरिएंट्स या मल्टी डायमेंशनल रिसर्च की बात करते हैं, ओके, हम लोगों का क्या थीसिस है, सिंगल डायरेक्शनल अप्रोच। या तो कोई चार्टिस्ट है तो सिर्फ चार्ट देखता है, उसको फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है, बोलता है बस प्राइस भगवान है, मेरे चार्ट में सब मिल जाता है मेरे को, ओके। और फंडामेंटल आदमी बोलेगा बस मुझे फंडामेंटली सब चीजें समझ में आ जाती हैं, ओके। तो वो यूनी डायरेक्शनल अप्रोच होता है, एक डायरेक्शनल की आपकी थिंकिंग है, जबकि हम मल्टी डायमेंशन, 4 डायमेंशन तो वेल नोन है। अगर आप इंडियन वेदों के हिसाब से जाएंगे तो 84 डायमेंशंस होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं अभी हम फोकस करते हैं कि मल्टी डायमेंशन में 4 डायमेंशंस हैं, उसको कैसे हम प्ले आउट करते हैं, ये पूरी थीसिस है हमारी। अब इसके अंदर हम और देखते हैं कि फंडामेंटल के अलावा लिक्विडिटी एनालिटिक्स है, ओके। अगर हम बात करें अर्थ एनालिटिक्स, मदर अर्थ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। आज हम लोग जैसे बात करते हैं, हमने जब बुक लिखी थी तो मैंने लिखा था कि 2020 से 2030 बहुत डिफिकल्ट फेज होगा वर्ल्ड का। क्यों होगा वर्ल्ड का डिफिकल्ट फेज? कि अर्थ में मैक्सिमम चेंजेस हैं, ओके। अर्थ रिलेटेड चेंजेस भी इतने ज्यादा हो रहे हैं, आप देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड। तो जो हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिए अर्थ एनालिटिक्स का भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। उसमें हम बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी हैव आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू फाइट नेक्स्ट डिकेड बैटल। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा अवेलेबल होंगे हम लोग उसको फैक्टर करते हैं, उसको समझते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो को कैसे और इंप्रूव कर पाएं और रीबैलेंस कर पाएं या इवॉल्व कर पाएं। तो इसी तरह से हमने कुछ चीजें लिखी हैं कि हम लोग बात करते हैं कि वैल्यूएशन मल्टीपल आप कर सकते हो क्वांटिफाई, बट वो एक चीज ध्यान रखना, वैल्यूएशन का जो भी आप मल्टीपल निकालते हैं वो अजम्पशन बेस्ड होता है कि आपका 3 साल का क्या फोरकास्ट है, 2 साल का। कोई भी चीज अजम्पशन बेस्ड होगी तो वहां सरप्राइजेस आएंगे, पॉजिटिव सरप्राइजेस भी आएंगे, नेगेटिव सरप्राइज भी आएंगे। इसलिए हम लोग अपने थीसिस में कुछ भी एज्यूम करके नहीं करते, आगे की बात नहीं करते हैं, जो पुराना डेटा है उस पर बहुत डील करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिलते हैं। क्या हम फियर और ग्रीड को क्वांटिफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। रिस्क ऑन ऑफ, जब मार्केट में कोई चेंजेस होते हैं तो लोग आके स्मार्टली बोल जाते हैं अरे वो तो रिस्क ऑन फेज था, इजी फेज था। बट जो अनफोल्ड होता है तब आंसर्स नहीं होते हैं, ओके। हम लोग उस चीज को बाद में पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं कि रिस्क ऑफ फेज था इसलिए वॉलिटी बढ़ गई या इसलिए ये प्रॉब्लम्स हुआ। तो हम उस चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम आते हैं। अब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है बिफोर हम टॉक अबाउट वीएलआरटी फ्रेमवर्क। एक बहुत इंटरेस्टिंग, व्हेन आई एम सेइंग कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या भला है, उसका आउटकम क्या है, मैथमेटिकली कैसे हम चीज को कोड करते हैं। ये स्लाइड है, हमने 2012 में लिखी थी ये स्लाइड, ओके। और ये जे कर्व की स्लाइड है कि हाउ जियोपॉलिटिकल वॉलिटी कैसे चेंज होगी, ओके। तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू हम लोग मार्केट में बहुत आगे की पिक्चर भी देख पाते हैं। जैसे इन्फ्लेशन आया तो हमने 2012 में लिखा था कि 2020 के 2030 के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लेशन आएगा, हमने बुक में लिखा है। 2021 से इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, बट 10 साल पहले कोई चीज लिखना वो कैसे मैथमेटिकली डीकोड होता है। तो 2 मिनट हम इस पे लेंगे
ओके हम लोग यहां पे थे जब मैंने इसको लिखा था। अगर आप देखें करेंसी वॉर हुआ 2015 में, युआन बैटल हुई, ये रैली हुई, डिसबिलीव रैली हुई, डीएम पीक आउट हुआ, इफ यू लुक एट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ये पीक आउट, इंडिया जनवरी 2020 में पीक आउट। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा देखिए रेड मैंने दिखाया यहाँ पे, और ये यहाँ और ज्यादा रेड है। ये पीरियड लिखा था कि ये 2020 और 2025 के बीच में क्या क्या होगा। बबल विल बस्ट इन 2020, बबल बस्टेड इन 2020। साइबर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक वॉर, वेदर कंडीशन। क्या इस पीरियड में लिखा हमने? हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन, हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट, हाईएस्ट एवर क्रूड प्राइसेस, हाईएस्ट एवर व्हीट प्राइसेस, बट नॉट हाईएस्ट एवर गोल्ड प्राइसेस। 8 मंथ्स बैक हमने ये ट्रेलर देखा था जून जुलाई 2022 में कि इन्फ्लेशन शूट अप हो गया है, और वो ट्रेलर ही था। बिग अगली पिक्चर ग्लोबली बहुत पेंडिंग है, वो यहाँ पे आएगी 2027-28 आते आते। तो हमने इसमें क्या दिखाया कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से आप क्या क्या कर सकते हो। 2012 में लिखा था कि इस तरह से चीजें अनफोल्ड होंगी, और अगेन ये एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल फोरकास्ट है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का डेटा है कि जब आप डेटा को कनेक्ट करते हो तो बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, जिसको हम लोग रिवर्स के कंसेप्ट के थ्रू बिल्ड करते हैं। ओके जैसे ऑप्शन डेटा, अगर ऑप्शंस लोग समझते हैं, तो जब ऑप्शंस का मार्केट बिल्ड हुआ था तो हम लोग देखते थे कि वॉलिटी प्लग इन करो और वो ऑप्शन चीप है, एक्सपेंसिव, आपको आंसर मिलता। जब 92 ऑनवर्ड्स मार्केट ट्रेड हो गया तो ऑप्शंस लाइव प्रीमियम लाइव ट्रेड होता है, मार्केट बढ़ गया, तो हमने रिवर्स कैलकुलेट किया, उसको बोलते हैं मार्केट एम्प्लॉयड डेटा। जब एम्प्लॉयड वॉलिटी अगर आप डील करते हैं हम लोग मैथमेटिकली उसको बोलते हैं मार्केट एम्प्लॉयड। व्हाट इज मार्केट एम्प्लॉइंग? ये पूरी थीसिस पे हमारा सिस्टम बिल्ड है। मार्केट इज सुप्रीम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मार्केट सुप्रीम, मार्केट इज एम्प्लॉइंग। अगर हम बायोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक वॉर को सील नहीं कर सकते हैं, या ये रशिया में क्या हुआ, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हमको जियो पॉलिटिकल वॉलिटी स्पाइक करी, हमको नेचुरल गैस क्रूड प्राइसेस के भाव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट दिखा डेटा के हिसाब से कि ये साइकिल आएगी। अगर हमको वीट प्राइसेस लाइफ टाइम हाई दिखती है और यहां से भी डबल हो जाएगा वीट प्राइसेस, ओके, तो उसका क्या इंपैक्ट आता है, उसका रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो जियो पॉलिटिकल वॉलिटी होगी तो ही क्रूड के प्राइसेस में मूवमेंट आएगा। अगर एग्री प्राइसेस विल गो टू द रूफ, इट मींस वेदर कंडीशन डिटोरेट होगी, इसलिए इन्फ्लेशन आएगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आएगा। आप रिवर्स कैलकुलेट करके, वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए भी, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह हम लोग हर चीज को मैथमेटिकली डीकोड कर पाते हैं। ओके अब हम 10 मिनट बात करते हैं फ्रेमवर्क पे। रिस्क पे तो बहुत बात कर ली, अब इसको मिटिगेट कैसे करना है। ओके सो मार्केट में जैसे हम लोग 4 डायमेंशन की बात करते हैं ना, सो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और बिहेवियर, हम तीनों को कंबाइन करते हैं। ओके इसलिए हमारा कोर बिलीफ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल द आत्मा, लिक्विडिटी द प्राणा एंड सेंटिमेंट्स द माया। ओके माया इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके हम लोग सब माया की बात करते हैं बट माया को क्वांटिफाई नहीं करते हैं। माया चाहिए सबको बट क्वांटिफाई नहीं करते हैं। इसको हम लोग रिस्क एपेटाइट के थ्रू कैसे क्वांटिफाई करते हैं कि आपका इल्यूजन डिल्यूजन को किस तरह हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी थीसिस मूव करती है कि हम लोग एक्टिवली मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को, बहुत डायनेमिकली मैनेज करते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। हर आदमी आके रिलेटिव पैसा जब सब लोग रेस करते हैं तो बात करते हैं इतना आईआर देंगे, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 साल बाद आप जाते हैं मार्केट खराब है तो बोलते हैं हमने रिटर्न, रिलेटिव प्रोडक्ट है हम लोग, तो रिलेटिव बेसिस पे मैं कम गिरा हूं। तो हमारा एंडेवर है कि एब्सोल्यूट रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। और अनकंस्ट्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग कोई चीज को कंस्ट्रेंट ही नहीं रखते हैं। मार्केट कैप, स्टाइल, थीसिस, कंप्लीटली एग्नोस्टेड फॉर्म है, सेक्टर एग्नोस्टेड, मार्केट कैप एग्नोस्टेड, थीसिस एग्नोस्टेड, हर चीज को हम बहुत ओपन माइंड से देखते हैं। और जैसे मैंने कुछ मिथ्स में बात करी थी, अब इसको आगे लेके जाते हैं कि हम हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं, मेजरेबल, रिलायबल, एवरीथिंग हैज टू बी क्वांटिफाइड। आप ये आके नहीं बोलो, हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि मेरे को अच्छा लगता है, मेरा व्यू है, हमारा सबके व्यू को वैल्यू डस्टबिन में है, किसी के कोई व्यू की वैल्यू नहीं है। डेटा दिखाओ और फिर बात करो। रिजल्ट आता है रोज 3:30 बजे। ओके तो डेटा की इंपॉर्टेंस है, किस तरह आप डेटा को क्वांटिफाई करो, आप खुद एनालाइज करो, आप देखो आपका व्यू क्या था, और व्यू नहीं, क्या वो डेटा बैक था, वो आप जो भी आपने डेटा देखा वो 3:30 बजे क्या वो आउटकम आया जैसा आपने आपका जो भी एनालिटिक्स थीसिस थी,
उस तरह से हम इसको सीख पाएंगे। क्वांटामेंटल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि फंडामेंटल डेटा या वैल्यूएशन डेटा उसको सेंटिमेंट्स के साथ कैसे लिंक करें। मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर कंसेप्ट की बात करते हैं कि हम एक फंड मैनेजर पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए नहीं है कि वो जॉब छोड़ जाएगा, इसलिए कि एक थीसिस पे बिलीव नहीं है। ओके, तो हर आदमी का स्पेशलाइजेशन होता है, तो कोई क्वालिटेटिव के डेटा देख रहा होगा, कोई क्वांटिटेटिव पे होगा, कोई बिहेवियर पे होगा, सबबडी इज लुकिंग ए स्पेशलिस्ट। मनी फ्लो एनालिसिस पे 2 मिनट हम लोग और बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लोग बात करते हैं कि भाई एसेट क्लास में पैसा शिफ्ट हो जाता है, ओके, गोल्ड से इधर चला गया, उससे उधर चला गया। इसको हम लोग पूरा रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी के थ्रू बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट है टाइमिंग इज एवरीथिंग। ओके, तो टाइमिंग का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग जैसे पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि 80-20, 20% स्टॉक आपके 80% रिटर्न देते हैं पोर्टफोलियो में, इस कंसेप्ट को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। 20% ही टाइम है वो 80% रिटर्न स्टॉक देता है, तो वो जो 20% टाइम होता है अगर आपने मिस किया तो मैसिव आउट परफॉर्मेंस आप मिस करते हो। उसको हम लोग कैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के थ्रू डील करते हैं कि एक्सट्रीम फियर एक्सट्रीम ग्रीड को स्टॉक लेवल पे लेके जाते हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम अपने आप को एक फ्रेमवर्क को कवर करते हैं। तो ये पूरी थीसिस होती है कि हमारे अपने प्रेडिक्टिव इंडिकेटर्स टूल्स हैं, रिसर्च एनालिटिक्स टीम है, उसके ऊपर मनी मैनेजर्स हैं, ऑल पुट टुगेदर एनालिसिस एड्स अप। सो कंबाइन करके इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हो, तो हर चीज को हम देखते हैं बहुत ओपन माइंड के साथ। हम लोग वो किसी माइंड के साथ नहीं देखते हैं कि ये तो देखना ही नहीं है, ये तो देखना ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं, ये चलता नहीं है। अगर कोई भी चीज का डेटा है, उसका बैक टेस्टिंग है, उसने फ्यूचर में क्या किया, अगर उसको आप क्वांटिफाई कर पाएंगे तो उसको हम डील कर पाएंगे। अब लास्ट स्लाइड पे हम आते हैं, तो हम लोग पूरा वीएलआरटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि वैल्यूएशन एनालिटिक्स हमारे मॉडल में सिर्फ 1/3 ही वेटेज है। काफी लोग बात करते हैं हम तो वैल्यूएशन देखते हैं, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है 1/3, वो आपका बैकबोन है, बट लिक्विडिटी एनालिटिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। रिस्क एपेटाइट विच इज सेंटीमेंट डेटा इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें, कोविड 2020 में आया, सब लोगों को डर था, ओके। मार्च 2020 की अगर हम 2 मिनट बात करते हैं, तो उसको अगर हम मैथमेटिकली इसको डीकोड करते हैं, वैल्यूएशन एनालिटिक्स में कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ था क्योंकि प्राइस जस्ट कोलैप्स। अगर कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ और वैल्यूएशन चेंज होंगे तो आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद, 9 महीने बाद समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ। वो चेंज हुआ था, लेकिन आप उस दिन पूछते जिस दिन लोअर सर्किट लगा था 23 मार्च को कि कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ, आंसर वाज बिग नो। तो क्या चेंज हुआ? अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब मार्च एंड आते आते मार्केट कोलैप्स, रिस्क एपेटाइट कोलैप्स कंप्लीटली। जो हमारा सेंटीमेंट डेटा है, रिस्क एपेटाइट ग्लोबली वाज एट 40-50 इयर्स लो। वी हैव ओनली डेटा फ्रॉम 1940 ऑनवर्ड्स और 45 ऑनवर्ड्स, ओके। सो रिस्क एपेटाइट लोएस्ट पॉइंट पे थी। हम सबको मालूम है कि लाइफ का फियर था, किसी को 100 रुपए का भी शेयर नहीं खरीदना था। अप्रैल ऑनवर्ड्स रिस्क एपेटाइट फ्रॉम एक्सट्रीम लो लेवल स्टार्टेड इंचिंग अप। लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंक सब लोग साथ में काम कर रहे थे बिकॉज कोविड हुआ था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिक्विडिटी थी मार्केट में। तो जब रिस्क एपेटाइट नीचे से राइज करती है और लिक्विडिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से लीथल कॉम्बिनेशन फॉर अ बुल रन, हमने उसको कैपिटलाइज किया बुल रन के लिए। तो उस समय डर इतना था, लोग शेयर बेच के जा रहे थे। उस समय हमने फुली डिप्लॉय किया, इसलिए हम लोगों को बड़ा आउट परफॉर्मेंस मिला। अब यही आंसर देखते हैं कि मार्च अप्रैल में सबने बोला फंडामेंटल तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। सितंबर आते आते, सितंबर 2020 आते आते मार्केट बहुत बढ़ गया। बेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑन द जो कमेंट्री मीडिया पे आ रही थी क्या थी, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, सुनामी ऑफ लिक्विडिटी। तो भाई अप्रैल में किसी को समझ में नहीं आई थी क्या? और $1 मिलियन कॉम्स लेने वाले एनालिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हैं। क्यों नहीं आया था? क्योंकि हम लिक्विडिटी एनालिटिक्स को डेटा पे देखते ही नहीं है। हम लोग बहुत मायोपिक भी होके प्योर वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। अगर इसलिए मैं आपको समझाया लिक्विडिटी इज सो इंपॉर्टेंट। अभी यही आंसर मैं आपको देता हूं। सितंबर 2021 आया, मार्केट में यूफोरिया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर हम इसको इसी फॉर्मूले के हिसाब से डीकोड करते हैं और आपको समझाते हैं क्या हुआ था सितंबर 21 में। अगर आपको भी याद है, सितंबर अक्टूबर में टेक्नोलॉजी स्टॉक का टॉप बना था, ओके। वो पोस्टमार्टम एनालिसिस हमने सबने किया, जून जुलाई आते आते समझ में आया वो टॉप था। लेकिन सितंबर अक्टूबर 2021 में एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट दिखाओ जिसने बोला कि भाई ये टॉप है मार्केट का, टेक्नोलॉजी स्टॉक का। एक भी आईटी एनालिस्ट ने नहीं बोला। अब हम इसको मैथमेटिकली डीकोड करते हैं, और क्योंकि हम इसलिए बोल सकते हैं कि हमने नोट लिखा था, हमने अपना प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के नोट में लिखा था कि व्हाट हैज चेंज। तो सितंबर अक्टूबर में
मनी फ्लो टुवर्ड्स ग्लोबल इक्विटी वाज लाइफ टाइम हाई, मैसिव यूफोरिया था। अगर हम उस यूफोरिया को डाइसेक्ट करें सिंपल वैल्यू ग्रोथ में या सेक्टर्स में, तो वो यूफोरिया ग्रोथ स्टॉक में था, टेक्नोलॉजी कंपनीज में था, न्यू एज कंपनीज में था, वैल्यू में नहीं था, ग्रोथ स्टॉक्स में था। ओके, उसी पीरियड में रिस्क एपिटाइट ग्लोबली डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था और लिक्विडिटी श्रिंक हो रही थी। तो हम लोगों ने बहुत ओपनली लिखा कि एक इजी फेस ऑफ बुल रन ओवर हो गया, इंडिया स्टिल इन द बुल रन बट इजी फेस बुल रन इज ओवर। वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था। हमने ग्रोथ से पोर्टफोलियो बेच के वैल्यू में शिफ्ट किया। ओके, अब थोड़ा और आगे जाते हैं, जून 2022 पे आते हैं। आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कि अदरवाइज आपको भी लगेगा ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज थी, हमको समझ में नहीं आया। जून 2022 तक आते हैं। 15 जून को हमने दोबारा एक नोट रिलीज किया कि एग्जॉशन सीन इन लिक्विडिटी एंड रिस्क एपेटाइट, इंडियन मार्केट अच्छा लगता है। 15 जून से मार्केट चला भी। यही थीसिस हमने फर्स्ट सेकेंड वीक और अक्टूबर में आके बोला कि यूएस का कैपिचुलेशन इंडेक्स या जिस तरह से जो फियर था वाज क्लोजर टू द कोविड लेवल, तो जो क्वांट फियर इंडेक्स था यूएस मार्केट S&P के लिए, नैस्डैक के लिए, उस लेवल पे आ गया था कोविड टाइप पे। तो हमने कहा यहाँ से 15 से 20% का रैली मिलेगा आपको, 21% का रैली मिला। ओके, अब आइए जनवरी 2023 में हमने क्या देखा इंडिया में। ओके, इंडिया का रिस्क एपेटाइट सबसे पहले कोलैप्स हुआ। फरवरी आते आते ग्लोबल मार्केट का रिस्क एपेटाइट क्लोज हुआ और अभी हम लाइव सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ओके, उस सिनेरियो को समझना जरूरी होता है कि किस तरह से ये डेटा चेंज हुए। लिक्विडिटी लेकिन अच्छी है, जो लिक्विडिटी का सिचुएशन था वो रिवर्स है। नवंबर 2022 आते आते ग्लोबल टाइटनिंग की साइकिल पीक आउट हो गई, जबकि सारे स्ट्रेटजिस्ट लोग बात करते हैं टाइटनिंग विल कंटिन्यू। हमारे हिसाब से तो साइकिल ही पीक आउट हो गई और हम लोग लिख भी चुके हैं। इजी फेज स्टार्ट हो चुका है लिक्विडिटी का, विच इज अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट कि रिस्क एपेटाइट भले डिक्लाइन पे है, लिक्विडिटी साइकिल इज राइजिंग। चाइना ने $3 ट्रिलियन RMB इन्फ्यूज किया है। चाइना इज द बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ लिक्विडिटी ग्लोबली। ओके, तो आपको एक समझ में आना चाहिए किस तरह हम लोग उसको मैथमेटिकली डिकोड करते हैं। अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो 2017 में हमने एक कंपनी चालू करी थी 2018 में, तो हमने क्यों इसको नाम रखा इंडिया फर्स्ट डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हमने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल से देखा कि 2018 से 2023 का जो पीरियड होगा बहुत वॉलेटाइल होगा। तो हमने इसको प्रेडिक्ट किया था कि ये वॉलेटिल फेस होगा, इसमें बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं आएगी। इसलिए वो अडेप्टिव एनालिसिस को समझना पड़ता है कि क्या एनवायरनमेंट था। और गुड न्यूज ये है कि 2023 में हम लोग आज खड़े हैं, तो ये पीक ऑफ द वॉलेटिल फेस आएगा। इट मींस पॉजिटिव way of looking at this will be the end of this volatility phase, which means things will start gradually improving, but whenever the cycle peaks out, अगर volatility का end है तो spike extraordinary आएगा। इसका मतलब एक volatility spike आपके मार्केट में पेंडिंग है, वो ग्लोबल ड्रिवन होगा। इंडिया में इंडियन मैक्रोस आर वेरी गुड। जीएसटी नंबर देखिए, ट्रैवल्स के नंबर देखिए, होटल ऑक्यूपेंसी देखिए, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आप देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इवेंट अनफोल्ड होना है, जैसे हमने अपने जनवरी फोरकास्ट में बताया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 विल बी वेरी चैलेंजिंग, बट इफ यू सर्वाइव 2023 इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज इंडिया मैक्रो लुक्स एक्सट्रीमली गुड। ये डिकेड भी हमारा है और हाफ सेंचुरी भी हमारी है, प्रोवाइडेड वी प्ले इट राइट। जो 2023 में घबरा के भाग जाएगा ना, वो रिग्रेट करेगा। ओके, बट वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना आना चाहिए। आप वॉलेटिलिटी जो है इनविजिबल एनिमल है, इसको अगर आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और वॉलेटिलिटी से डरेंगे लोग, बोलते हैं ना अरे बाजार को स्टेबल होने दो, 20% ऊपर खरीद लेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी में नहीं प्ले करना है मेरे को। ओके, तो अगर वॉलेटिलिटी को अपना साइकिल अपने फेवर में प्ले कर पाओगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से हमारा पूरा थीसिस एक वीएलआरटी फ्रेमवर्क होता है। हमने थोड़ा सा आपको नंबर्स के साथ लिया, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लिया, एक पर्सपेक्टिव रखा कि नंबर्स देखिए, कुछ भी चीज़ है उसको क्वांटिफाई करिए, नोट्स बनाइए, क्या क्या चेंज हुआ तो आपको सीखने को मिलेगा। बाकी लोगों पे मत जाइए कि उसने बता दिया है, टीवी पे किसी ने कुछ बोल दिया है तो वो तो गॉड स्टेटस वाले लोग हैं, उनका मैं सुनूंगा। किसी के पास गॉड स्टेटस नहीं है। ओके, आप अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करिए, आपका अपना रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी अपनी लिक्विडिटी कैसी है, आपके अपने एज प्रोफाइलिंग कैसा है। तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं, आप ऑब्जेक्टिवली उसको डिफाइन करिए, फिर आप ट्रेड करिए चाहे इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, और
चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे कोई भी तरह का डेटा है, सबको कंबाइन करके सीखने की कोशिश करिए। हम लोग कभी भी नहीं बोलते ये एक चीज खराब है। आप कंबाइन करेंगे तो आंसर मिलेगा। आप बोले मैं सिर्फ चार्ट पे भरोसा करूंगा तो आंसर नहीं मिलेगा। वो ब्रेकआउट पे एक्साइटमेंट होगा, ब्रेकडाउन पे गिव अप होगा। सिमिलरली वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे आप थीसिस पे जाएंगे तो पीक ऑफ द साइकिल पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी तो 20% का ग्रोथ है, 180% का ग्रोथ है, मल्टीपल टाइम्स का ग्रोथ है, वो पीक ऑफ द साइकिल होगा। और जब निगलेक्टेड टेरिटरी में स्टॉक आ जाता है, लोग गिव अप मार के चले जाते हैं। हम लोगों ने आईटीसी खरीदा था सितंबर 2021 में, एक्सट्रीमली नेगेटिव था। हर स्टॉक का एक परसेप्शन होता है, एडमायर टेरिटरी और निगलेक्टेड। तो आईटीसी वाज अ निगलेक्टेड टेरिटरी, उसका फियर इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे था और टेक्नोलॉजी का ग्रीड इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे था। तो यू हैव टू स्विच। Similarly, if you put in efforts of combining multiple data points, you will be more successful. If anybody has any question, we can address that. Maybe few questions if anybody wants. Chaliye, good. Either I have done a very good job or I have done a very bad job. So there is no questions. Okay, thank you very much. Bye.